हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 8 टैक्सेशन के मॉक टेस्ट के बारे में। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब म्यूचुअल फंड्स इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स as is correct as mutual funds are constituted as trust in India for the benefits of unit holders. Straight true false? ये बिल्कुल सही है। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि ना तो वो एज ए इंडिविजुअल हैं, ना ही वो HUF सेटअप किए जाते हैं, और इनको एज अ ट्रस्ट सेटअप करने की वजह से फॉर द बेनिफिशरीज जो इनके हैं यूनिट होल्डर्स के, इसलिए उनको उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 ट्रू। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट डिफाइनिंग 2 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, विच आर द फॉलोइंग ऑफ दीज आर करेक्ट? सो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आर दोज इन्वेस्टिंग 65% of assets under management in equity share listed on a recognized stock exchange in India। अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि इसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला तो 65% ऑफ एसेट जो AUM है वो इक्विटी शेयर्स में होना चाहिए, और दूसरा है लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तीसरा वो इंडिया में। ऐसा नहीं है कि आपने 90% आपने US मार्केट के इक्विटी स्टॉक में या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं माना जाता है, उसको नॉन इक्विटी में कंसिडर किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑल अदर स्कीम्स अदर देन डिफाइंड इन ऑप्शन 2 आर क्लासिफाइड एज अ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, ये भी सही है। थर्ड आता है फंड्स ऑफ फंड इन्वेस्टिंग इन अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्कीम वुड बी क्लासिफाइड एज अ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। तो हमको याद रखना है जो फंड्स ऑफ फंड होते हैं वो भी बेसिकली भले वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हमेशा एज अ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में क्लासीफाई किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग द इनकम बीट कैपिटल और डिविडेंड वुड बी कंसिडर्ड टू बी हैव अर्न्ड बाय फर्स्ट होल्डर, दोनों, by all the joint holders equally, or any one of the joint holder, or none of these। हमको याद रखना है वेदर टैक्स लाइबिलिटी हो या टैक्स बेनिफिट हो, ये दोनों के दोनों जॉइंट होल्डिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होल्डर को मिलता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन इज करेक्ट? कैपिटल गेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स गेन्स। लॉन्ग टर्म इज डिफाइंड एज अ होल्डिंग पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर्स इन द केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ये भी सही है। पहला वाला भी सही था ऑब्वियसली। लॉन्ग टर्म इज डिफाइंड एज अ होल्डिंग पीरियड ऑफ मोर देन 3 ईयर्स इन केस ऑफ नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, बिल्कुल सही। जब इक्विटी होगा तो लॉन्ग टर्म उसमें 1 साल के ऊपर को माना जाता है, जब नॉन इक्विटी होगा तो उसमें 3 साल को माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्रोथ ऑप्शन ऑफ डेब्ट फंड हैव बीन मेड टैक्सेबल एज अ STCG इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग, स्टेट ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है। ये हमने, अगर आपको याद हो, इसके बारे में स्पेसिफिकली बात किया था, ये बिल्कुल सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑप्शन ऑफ डेट फंड्स फाइंड द इनकरेक्ट स्टेडियम, याद इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आई अपोलोजाइज। ग्रोथ ऑप्शन ऑफ द डेट फंड्स हैज बीन मेड टैक्सेबल एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग, ये बिल्कुल सही है। Any fund with exposure of domestic equity less than 35% of portfolio are considered for STCG irrespective of holding period। ठीक है। The definition of domestic equity less than 35% includes debt fund, gold funds, international equity fund। ठीक है। International equity funds are treated as a equity fund for the purpose of STCG। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। इसको जो है इक्विटी फंड कंसिडर ही नहीं किया जाता है, इंटरनेशनल इक्विटी फंड, क्योंकि इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से अगर इक्विटी फंड वही हो सकता है जिसमें 65% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो, एंड 65% से ज़्यादा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हो, एंड दूसरा क्राइटेरिया है कि लिस्टेड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज हो उसमें लिस्टेड इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट हो। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विद रिस्पेक्ट टू ग्रैंड फादरिंग ऑफ कैपिटल गेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सिंस द कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटी एसेट्स वर नॉन टैक्सेबल अर्लियर, an introduction of the tax would have been meant that even gains until 2018 would also become taxable। तो बेसिकली क्या हुआ था, 2018 के पहले
जो भी कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था इक्विटी में, वो उस पर कोई टैक्स नहीं था। बट एक पीरियड के बाद 2018 में वो टैक्सेबल हो गया। तो अब क्या हुआ कि अगर टैक्सेबल हो जाएगा तो किसी ने इन्वेस्टमेंट अपना 2010 से किया होगा, 2001 से कर रखा होगा, तो उसको वो 2001 से लेके 2018 तक उस पर ना टैक्स पे करना पड़े। तो जो वो क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया उसको ग्रैंडफादरिंग ऑफ कैपिटल गेन्स बोलते हैं। तो बेसिकली एनी कैपिटल गेन जो 2018 तक अर्न किया होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो तीन ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स arising आउट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, द टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द कैपिटल गेन्स अबव ₹1,00,000। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रही है, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, और जो आपको टैक्स एप्लीकेबिलिटी है वो बोल रहा है 1,00,000 के ऊपर होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। How the dividend income of mutual fund investors are taxed? No tax has to be paid at all on dividend income as dividend income is completely tax free. ये बिल्कुल गलत है। Mutual fund investor have to pay 20% dividend tax on dividend receive, नहीं, ये गलत है। Dividend is added to the taxable income of SSC for the year, ये बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 वही करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्टैम्प ड्यूटी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू विच ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो आप देखो ये ट्रांजैक्शंस के टाइप क्या क्या है। पहला है, अब याद है स्टैम्प ड्यूटी, अगर आपको याद हो स्टैम्प ड्यूटी और STT है ना, ये दो लगते हैं। स्टैम्प ड्यूटी आपका परचेज पे लगता है, STT आपका सेल पे लगता है। तो इसमें जो परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उस पर लगेगा, जो सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उसमें नहीं लगेगा। तो देखते हैं इनमें से कौन से परचेज रिलेटेड ऑप्शन हैं, कौन से सेल रिलेटेड। तो पहला वाला है परचेज, एडिशनल परचेज एंड डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। तो सारे ये परचेज वाले हैं, तो इस पे एप्लीकेबल होगा। दूसरा रिडेम्पशन, रिडेम्पशन बेसिकली सेल है। अगर यही सेल इक्विटी फंड्स में होगी तो इस पे STT लगेगा। अगर यही रिडेम्पशन बॉन्ड या मनी मार्केट में होगा तो उस पर STT नहीं लगेगा। तो वैसे हमें सही जवाब तो मिल गया है ऑप्शन 2, बट तीसरे चौथे को भी देख लेते हैं। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा उसमें भी लगेगा, क्योंकि आपका एक फंड से दूसरे फंड में पैसा, आपके बैंक अकाउंट से आपके फंड में आप सिस्टमेटिकली पैसा डाल रहे हो, तो दैट मीन्स आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज में स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। STP के बारे में बात कर लेते हैं। STP में क्या होता है, एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो जहां से ट्रांसफर हो रहा है उसमें तो सेल हो रही है। अगर वो इक्विटी फंड हुआ तो इसका मतलब उसमें STT लगेगा। बट अगर वो जहां जा रहा है, वो अगर जहां भी जा रहा है, किसी भी टाइप के फंड में जा रहा है, तो बेसिकली वो है क्या, उस नए फंड के में आप परचेज कर रहे हो, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, रिडेम्पशन, क्योंकि रिडेम्पशन में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेटिंग ऑफ कैपिटल गेन्स इज इनकरेक्ट? कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कैन नॉट बी सेट अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। बिल्कुल सही है, हमने बात किया था पिछले वीडियो में। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज सेट टू बी अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये भी हमें याद रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को तो हम चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। बट इसका उल्टा मतलब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा तो उसको आप दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। जो मेरा ऑप्शन 3 देखोगे इसी का ये उल्टा है। तो ये बोल रहा है दोनों के अगेंस्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो ऑप्शन 3 ही इनकरेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। STT इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रिडेम्पशन स्विच टू अदर स्कीम्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वेदर सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और अदरवाइज। ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि STT एप्लीकेबल है, पहले तो सेल पे, रिडेम्पशन पे। स्विच में भी आप जो है एक जगह से दूसरी जगह फंड को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जहां दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो वहां तो परचेज हुआ, बट जहां से निकाल के कर रहे हो वहां पे ये सेल हुआ। और बेसिकली STT जो लगता है सिर्फ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में लगता है, डेट बेस्ड में नहीं लगता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Which of the following is incorrect with respect to tax benefit offered through ELSS under 80C of income tax? ELSS invest a minimum of 80% of its fund in equities, ये बिल्कुल सही है।
द टैक्स बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू फर्स्ट एंड सेकेंड होल्डर इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग। ये गलत है। आपको याद रखना है, चाहे वो टैक्स बेनिफिट हो चाहे वो टैक्स लाइबिलिटी हो, वो किस पे एप्लीकेबल होगी? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट होल्डर पे, अगर वो जॉइंट होल्डिंग का केस है तो। चूंकि इस क्वेश्चन पूछा था इनकरेक्ट क्या है, तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है, लेकिन फिर भी चलिए ऑप्शन 3 4 को देखते हैं। If one is investing in ELSS scheme through SIP, each investment would be locked from the date of respective investment। बिल्कुल सही। आपने आज से सिप चालू किया ELSS में या टैक्स सेवर फंड में, तो आपने मान लीजिए 5,000 की सिप स्टार्ट की, तो आज इस समय दिसंबर 2023 में आपने 5,000 डाला, तो इसका जो 3 साल जब पूरे हो जाएंगे तभी आप इसको निकाल सकते हो, तब तक के लिए लॉक्ड रहेगा। फिर अगले साल जनवरी 2024 में जो आप डालोगे उसके 3 साल के बाद उसको निकाल सकते हो। तो सिंपली जब पहली वाली जो आपकी सिप है फर्स्ट मंथ की दिसंबर 2023 का, इसके जब 3 साल पूरे होंगे तो उस समय भी कोई सिप होगी जो जा रही होगी, वो उसके अगले 3 साल तक लॉक्ड इन रहेगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ELSS is one of the eligible investment under ATC where the limit has to be shared across the eligible avenues। तो बेसिकली क्या कह रहा है, 1.5 लाख का ही लिमिट है। आप चाहे ELSS में डालो, 5 साल की जो FDs होती हैं टैक्स सेवर वाली, उसमें डालो, इंश्योरेंस के प्रीमियम को दिखाओ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को दिखाओ, जैसे भी जो भी है वो शेयर्ड होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, बिकॉज हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन इनकम अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड स्कीम? इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ इनकम सिंस डिविडेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अट्रैक्ट डिफरेंट टैक्स रेट। बिल्कुल सही। इनकम टैक्स अर्न्ड बाय म्यूचुअल फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। ये भी सही है। हमको ढूंढना क्या है कि क्या टैक्स लगता है। 10% सरचार्ज एंड सेस। इट इज अ फंक्शन ऑफ मार्जिन rate of tax applicable to respective schemes in the mutual fund scheme। तो बेसिकली ये जो है ऑप्शन 2 जो है यही सही है, बाकियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी है, शायद मैंने पहले वाले में बोल दिया है सही है, क्योंकि हम वहाँ बात कर रहे हैं कि जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी है वो किस तरह की इनकम है उस पर डिपेंड करता है ना। तो डिविडेंड जैसे हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक्चुअली वो स्टेटमेंट सही है, बट जो मोस्ट बोला जाए सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, क्योंकि कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होता है। जो पहला वाला ऑप्शन था वो एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सही है, बट म्यूचुअल फंड स्कीम के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। मुझे थोड़ा वहाँ स्पेसिफाई करना चाहिए था ऑप्शन 1 में, जो कि मैंने नहीं किया है। बट आप मान के चलिए कि यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात कर रहे हैं ऑप्शन 1 में। बट जो ऑप्शन 2 है बहुत क्लियरली बोल रहा है म्यूचुअल फंड्स में जो भी इनकम होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। Question number 15, redemption from which of the following fund schemes would attract STT for an investor? आपको याद हो STT और स्टैम्प ड्यूटी। STT किस पे लगेगा? जब वो इक्विटी फंड होगा और वहाँ पे सेल हो रही होगी। तो इनमें से देखिए आप कौन सा इक्विटी फंड हो सकता है। ओवरनाइट फंड हो सकता है, नहीं है। डेट फंड है। लिक्विड फंड नहीं है, मनी मार्केट फंड्स होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, ये भी डेट सिक्योर। जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में पैसा लगाते हैं, तो बेसिकली इक्विटी बेस्ड फंड होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। Question number 16. In the non-equity oriented funds with an equity in the range of 35 to 65%, the rate of long-term capital gain tax is 10% indexation है नहीं, 10% विदाउट इंडेक्सेशन है बिल्कुल नहीं, 20% विद इंडेक्सेशन यही सही है, तीसरा ऑप्शन। चौथा जो है विदाउट इंडेक्सेशन ये गलत है। बेसिकली 35 to 65% जो भी इक्विटी रेंज वाले होंगे, हमको याद रखना है कि आपको 20% टैक्स देना है, बट आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। वो कैसे आएगा? इंडेक्सेशन कैलकुलेशन की वजह से। इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, TDS इज एप्लीकेबल। TDS किस लिए एप्लीकेबल होता है ये हमको याद रखना है, ये एनराइज के लिए होता है ना। म्यूचुअल फंड स्कीम में TDS एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा गलत है। माइनर जो है नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा रेजिडेंट इंडियन की तरह। और जो ऑल इन्वेस्टर जिन्होंने 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ये तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, जो कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, द इनकम टैक्स अलाउज सेटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सही है कि नहीं सही है? तो ये बिल्कुल सही है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।